नमस्कार और प्रणिपात। आज यहाँ हम सी टेट और एच टेट का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, निकट भविष्य में सी टेट और एच टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहाँ जिस जिस पैटर्न पे जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट बनाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अभी ये जो सीरीज शुरू की है ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगी कि कैसा आप प्रतिक्रिया देते हैं। फिर आगे इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक मिला तो। चलिए शुरू कर लेते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध पूछा है। ये सीखने से संबंधित विकार होते हैं। तो डिसलेक्सिया होती है बच्चे को पढ़ने लिखने से या भाषा के ज्ञान से कुछ समस्या है, उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। अगर वो शब्दों को पहचानने समझने में उसको दिक्कत हो रही है तो लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया बोला जाता है। और यदि गणितीय योग्यता या कैलकुलेशन में उसको दिक्कत आ रही है तो उसको फिर डिसकैलकुलिया बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों को सीखने हेतु मोटिवेट करने के लिए शिक्षक को किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए या कौन सी बात को इंक्रीज करना चाहिए। पहला, प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन करना चाहिए। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएगी, उसको अभी प्रेरित नहीं कर पाएगा। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कार देंगे तो अन्य जो एवरेज बच्चे हैं उनको बुरा लगेगा। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करेंगे तो अन्य बालकों के लिए ये हतोत्साहित करने वाली क्रिया होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन करना चाहिए ताकि सभी बच्चे सीखने के लिए मोटिवेट हों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मेन एलिमेंट है या मुख्य तत्व है। मुख्याध्यापक प्रिंसिपल का कुशल होना जरूरी है, ठीक बात है। स्कूल का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। अध्यापक का जो व्यवहार है या अध्यापक आदर्श अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। पुरस्कार और दंड कुछ हद तक ये भी ठीक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डी ऑप्शन ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है, उसकी क्वालिटी बतानी है। पहला, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, मतलब दूसरों की बात सुने, उनको भी बोलने के अवसर दे, सभी बच्चों को समान रूप से देखे, ठीक बात है। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। बाल मनोविज्ञान, विषय वस्तु पर अधिकार, सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए। और तीसरा है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी। ये सभी बातें एक अच्छे अध्यापक की क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष आएगा ये में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके, यह कथन किसका है। देखिए, एक इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे सिरिल बर्ड, उन्होंने ऐसा कथन बोला था कि सामान्य भाषा में इसको बताऊं तो जैसे एक बच्चा 8वीं कक्षा में है और वो 7वीं कक्षा का भी कार्य नहीं बता पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो उसको पिछड़ा बालक घोषित कर दिया जाता था। आगे जुड़वा बच्चों का भी इन्होंने अध्ययन किया था, काफ़ी विवाद भी हुए थे इनकी स्टडी पर। यहाँ आपको सिर्फ इतना बताना है ये कथन किस व्यक्ति ने बोला था या किस मनोवैज्ञानिक का है, तो सिरिल बर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी कक्षा में एक बच्चा ऐसा है जो रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक या इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, नहीं, ये तो आप पर ही ऐसी बात आएगी कि आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसको डांटेंगे, ये और भी गलत बात होगी। उससे बातचीत करेंगे, ये ठीक ऑप्शन हो सकता है, डी भी चेक कर लेते हैं। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, नहीं। आप जो कर सकते हैं वो अपने लेवल पर कीजिए, शिकायत से या उसको डांटने से कुछ नहीं होगा, तो उससे बातचीत कीजिए कि उसकी वास्तव में समस्या क्या है, वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, ताकि आप उसका समाधान कर सकें। अगला है, जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने अपने बच्चों पर भी अध्ययन किए थे। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया था, 0 से 2 साल के बीच में, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 7 से 12 वर्ष, और 12 से फिर 15 वर्ष।
पहली स्टेज जो कि सेंसरी मोटर लेवल बोला जाता है इसको, और 0 से 2 साल के बीच 2 से 7 की जो स्टेज है इसको प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। 7 से 12 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मुहूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी फॉर्मल ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं 12 से 15, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। ऑप्शन को देखें तो थोड़ा हेर फेर कर रखा है, अमूर्त पहले लिख रखा है, मुहूर्त बाद में। कई बच्चे यहाँ भी गलती कर लेते हैं, वो समझते हैं सीरियल वाइज लिखा होगा। तो अमूर्त और तार्किक चिंतन जिसमें कर सकता है वो लेवल होता है फॉर्मल ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सोचने समझने योग्य हो जाता है बच्चा अन्य स्टेज के मुकाबले। तो 12 से 15 साल की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आंसर हो जाएगा। एफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए? ऑप्शन है लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या परीक्षण या ऑब्जर्वेशन के आधार पर। देखिए एनसीएफ 2005 वो रटने का तरीका छोड़ के या पूर्व का रूढ़िवादी तरीका छोड़ के नए उपागम की तरफ ले जाता था। तो लिखित परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन अकेला नहीं होना चाहिए, ना ही ओरल टेस्ट के आधार पर आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। लिखित और मौखिक दोनों का मिला जुला तरीका परीक्षण के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि बच्चे ने पूरे साल क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, सभी जो स्थितियां हैं उसमें उसका क्या बिहेवियर रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि आप उसका पूरा मेजरमेंट या इवेल्युएशन करें, ना कि 1-2 टेस्ट के आधार पर ही उस पर आप डिसीजन लें। तो 8वें का डी आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए एलिमेंट है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, ठीक बात है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, ये भी सही ऑप्शन है। अगला है संस्कृति का परिष्करण करना, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी दोनों एक दूसरे से गहन तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये पूछा है कि संस्कृति पर शिक्षा क्या प्रभाव डालती है, तो उसकी निरंतरता को बनाए रखती है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो ज्ञान भेजा जाता है, और संस्कृति का परिष्करण होता है उसकी बुराइयों को हटा के उसकी अच्छी बातों को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। तो डी आंसर इसका ठीक है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, ये पूछा गया आपसे। रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। कोमल शिल्प उपागम जो है वो शिक्षण के सिद्धांत और नीतियों से जुड़ा हुआ है। इसमें शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे साधनों का या रिसोर्सेज का यूज किया जाता है जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। ये जो बाकी ऑप्शन है, देख और छू सकते हैं आप, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, लेकिन वो ऑप्शन बताना है जो सिर्फ महसूस किया जा सके, जिसका अनुप्रयोग किया जा सकता है। तो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से होता है। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, इमोशनल जो आईक्यू है वो ऊंचा है। आपको ये बताना है इसका क्या तात्पर्य है या इस बात का क्या मीनिंग है। वो उच्च बुद्धि वाला है? नहीं, इमोशनल लेवल पूछा है। वह उच्च अनुशासन प्रिय है? जरूरी नहीं है। वह आस परिहास वाली है? वह संतुलित व्यवहार रखती है? तो बैलेंस अगर बिहेवियर है उसका, तो ये माना जाएगा भावनात्मक बुद्धि लब्धांक जो है इमोशनल वाला, वो ऊंचे लेवल का उसका। लोगों के बिहेवियर से पता चलता है कि दूसरे की बात किस लिहाज से सुन पा रहे हैं। एक आदमी ऐसा है जो रो रो कर अपनी आपको दुख पीड़ा बता रहा है और आप हंस के सुन रहे हैं, तो ये बैलेंस बिहेवियर नहीं है, या भावनात्मक बुद्धि लब्धांक कोई ऊंचा नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी जो ऑब्जेक्टिव परीक्षण किए जाते हैं उसकी क्वालिटी बतानी है। इसका आकलन शीघ्रता से और सुगमता से किया जा सकता है, ठीक बात है। आप जो OMR बेस्ड
पेपर दे के आते हैं वो बहुत जल्दी ही चेक हो जाता है और आसानी से भी चेक हो जाता है। यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, ठीक बात है। जैसे सब्जेक्टिव पेपर अगर आपने दिया और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई टीचर उसमें 5 नंबर देगा, कोई 4.5 देगा, कोई 6 देगा, कोई 4 देगा। ये सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करता है, मतलब उस आदमी के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है कि उसको आंसर कैसा लगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तो 1 नंबर मिलेगा चाहे कोई भी चेक करे। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, वैलिड होते हैं, रिलेबल होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों ही। अगला क्वेश्चन है 12वें का भी 13वें का देखते हैं। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, परीक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट का माध्यम होता है विद्यालय भी, और संस्कृति का संरक्षण, परिष्करण और नए प्रतिमान या पैटर्नों का निर्माण भी होता है। सारे ऑप्शन ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, ये बताना आपको। सोशल चेंज का धर्म, शिक्षा, सरकार या जाति। शिक्षा इसका ठीक आंसर बनेगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। तो मोस्ट इफेक्टिव मीडियम है परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप स्थित है या दिव्यांगजन वाला संस्थान बताना आपको, विजुअल वाला। तो ये देहरादून में है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सोच विचार का कोई खास स्कोप नहीं होता आपके लिए, आपको एज इट इज याद करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या ये सभी। यदि एक ट्रायंगल मैं बना लूँ, यहाँ शिक्षक, यहाँ शिक्षार्थी, यहाँ पाठ्यक्रम, तो ये सारे ही शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए इफेक्टिव और जो लॉन्ग टर्म में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके लिए विद्यार्थी में क्या क्या बातें होनी चाहिए। केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या केवल सीखने की योग्यता। देखिए केवल वर्ड जहाँ जिस ऑप्शन के साथ लगा दिया उसमें जो स्कोप है या जो दायरा है वो लिमिटेड हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चन के फिर गलत होने की संभावनाएं बहुत होती है क्योंकि आंसर को बांध दिया जाता है। केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, प्रभावी और स्थायी शिक्षा के लिए नहीं, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, ठीक बात है। केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर नहीं, केवल सीखने की जो एबिलिटी है ये भी गलत हो जाएगा। तो योग्यता और अभिप्रेरणा का एक लेवल या वांछित स्तर होना चाहिए जो शिक्षा को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको परमानेंट करने के लिए विद्यार्थी के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। योग्यता और अभिप्रेरणा का एक वांछित स्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये कुछ दार्शनिक दिए गए हैं और साथ में इनकी कृतियाँ दी गई हैं कि कौन से दार्शनिक ने कौन सी पुस्तक या विचार दिए थे। देख लेते हैं। रिपब्लिक है वो आप जानते हैं प्लेटो की पुस्तक है। एमिल एंड एजुकेशन रूसो ने लिखी थी। द स्कूल एंड सोसाइटी ये जॉन डीवी का लिखा हुआ है, और संध्या विधि जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो पहले का 3 ए से ही आंसर निकला है आपका, और ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है खेल शिक्षा शिक्षण विधि के प्रतिपादक बताइए, फाउंडर बताइए कौन थे। तो रिपीटेड और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्रोबेल आंसर होगा इसका, जिसमें खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से सिरिल बर्ट का क्वेश्चन आ गया। उनके अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि बताइए, IQ लेवल बताइए। देखिए नॉर्मल जो बालक का IQ लेवल सामान्य तौर पर बताया जाता है वो 90 से 110 का बताया जाता है। इससे नीचे की बुद्धि लब्धि को फिर पिछड़े बालक की श्रेणी में रखते हैं ये। तो 85 से कम अगर IQ लेवल है तो सिरिल बर्ट ने उसको पिछड़ा हुआ बालक माना था। क्वेश्चन नंबर 21 है पराई लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। यह अनुसंधान आधारित अवधारणा है
लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है या उपरोक्त सभी। देखिए ये कुछ ऐसा ही सवाल है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां इस चीज़ में कमज़ोर होती हैं, लड़कियां ये कार्य नहीं कर सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़के ही ये काम कर सकते हैं। ये सारे लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है कि पहले से रूढ़िवादी तरीका जो दिमाग में बैठा हुआ है। ये अनुसंधान पर आधारित नहीं है, ऐसा किसी स्टडी में साबित नहीं होता है। ये सत्य धारणा भी नहीं है, ना उपरोक्त सभी है। कई बच्चे उपरोक्त सभी देख के डी पर टिक मार्क कर देते हैं और वो आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की निम्न विशेषता होती है, उनकी क्वालिटी बतानी है, क्या क्या होती हैं। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, ठीक बात है। बुद्धि लगती 110 से अधिक, ये भी ठीक है। सामान्य बालक का 110 है, तो 110 से ऊपर प्रतिभाशाली बालक हो गया। विस्तृत शब्दकोश होता है, शब्द भंडार बहुत ही उन्नत तरीके का माना जाता है। उनके शब्दकोश में शब्द काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एक ही शब्द को कई प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं, वो एक ही समस्या का कई तरीके से समाधान निकाल सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग जवाब दे सकते हैं। तो क्रिएटिव बालक या सृजनात्मक बालक की विशेषताएं भी शामिल होती हैं इनमें। तो उपरोक्त सभी प्रतिभाशाली बालक में ये सारी बातें इंक्लूड होती हैं। अगला है, सृजनवाद में बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से बच्चे प्रतिभागी बनते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। देखिए सृजनवाद होता है कुछ नया करना, अपने आप में कुछ अनोखा करना, कुछ हटकर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, या कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभागी बनते हैं, गलत बात है। शिक्षा टीचर पर केंद्रित होती है, गलत बात है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ठीक है। शिक्षा व्यवहारवादी होती है, ये भी नहीं मान सकते हम। सी ऑप्शन ठीक है कि शिक्षा बाल केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बिल्कुल ठीक बात है, तभी उसका संवेगों का और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। बी में कहता है, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कहा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, गलत ऑप्शन है। जब बच्चे का बौद्धिक स्तर के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाया जाए, ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो बच्चे के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हो, बच्चे का नुकसान होने ही नहीं देना है। पहली बात ये दिमाग में बैठा के रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चे में अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे आप। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे का चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या महापुरुषों की जीवनी उसको पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन छांटना है, कोई पेयर में क्वेश्चन नहीं है। चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने से ज़रूरी नहीं है कि उसका भी चरित्र निर्माण हो जाएगा। व्याख्यान या भाषणबाजी से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कक्ष गतिविधि या क्लास की एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए बच्चे का चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ये ऑप्शन ठीक है। इस प्रकार से एक्टिविटी अरेंज की जा सकती है, बच्चे में वो गुण पैदा हो सके या उसका चरित्र निर्माण में कुछ हेल्प मिल सके। महापुरुषों की जीवनी पढ़ानी, ये भी नहीं मान सकते। सी ऑप्शन सही है। अगला है, भारत के शैक्षिक इतिहास में प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारासभा या इंपीरियल काउंसिल में किसने प्रस्तुत किया था। कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए जब अंग्रेज़ों के समय की बात है, 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने यह बिल प्रस्तुत किया था इंपीरियल काउंसिल में। आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस के उदारवादी नेता थे और काफ़ी पॉपुलर नेता थे। तो उस समय इन्होंने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की हिमायत की थी जिस समय देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। गोपाल कृष्ण गोखले सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। बच्चों की आवश्यकता का पता लगाना, बच्चों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन, या स्वास्थ्य परीक्षण करना। देखिए मूल्यांकन जब भी किया जाता है, बच्चे ने
क्या क्या सीखा है, क्या बातें वो नहीं सीख पाया, इस बात का अध्ययन करने के लिए होता है। बच्चों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए, ना उनकी बुद्धि का पता लगाने के लिए, ना स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, बच्चों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करने के लिए, कितनी उसने लर्निंग की है, क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या और बातें उसको सिखाने की ज़रूरत थी, कारण क्या था जो वो नहीं सीख पाया, ये सब मेजरमेंट में किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने जो शिक्षा पद्धति का अपना प्रतिपादन किया था वो बुनियादी शिक्षा पद्धति बोली जाती है और हस्तकला पर केंद्रित होती है। उसमें क्या है कि बच्चे को जो हाथ के काम हो वो भी सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी चला सके और आगे जाके अपनी आजीविका भी चला सके। काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस समय बुनियादी शिक्षा पद्धति। अगला क्वेश्चन है बच्चे को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ये अच्छे अच्छे वर्ड कहना ये पॉजिटिव है और शाब्दिक है, मतलब बोल के कह रहे हैं आप बच्चे को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, और अच्छा काम कीजिए, आपने ठीक किया, तो ये पॉजिटिव शाब्दिक पुनर्बलन है। अशाब्दिक वो होता है कि आप उसको इशारे से कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि उसने वास्तव में अच्छा काम किया है, शाब्दिक बोलकर। लेकिन शाब्दिक में ये नहीं बोला कि सकारात्मक है नकारात्मक है, इसलिए ए ऑप्शन मैंने नहीं लिया है, सी पे लगाएंगे आप। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होता है गाली गलौज देना, उसको भला बुरा कहना। आगे है लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वे दर्शय सामग्री का उद्देश्य है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ठीक बात है। दर्शय सर्वे सामग्री जिसको बच्चे देख के सुन के सीखते हैं। छात्रों में क्रिएटिविटी उत्पन्न करना, ये भी ठीक बात है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, एक्टिव रखना, ठीक बात है। विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, यहाँ से गलत हो जाएगा, रुचि होता तो ठीक होता। तो फोर्थ ऑप्शन यदि मैं काट दूँ डी ऑप्शन तो ए बी सी। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू मैं आपके रिस्पांस के आधार पर रखूँगा, जैसे आपकी प्रतिक्रिया वो आप बता देना। तो वीडियो को समाप्ति की तरफ मैं ले जाना चाहूँगा। अंत में आपसे फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को उस बच्चे तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसकी वास्तव में जिसको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।